नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से 30 प्रश्नों को लेके आए हैं जो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो होता है वह एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? क्या कॉल्सनिक के अनुसार होता है, पियाजे के अनुसार होता है, स्किनर के अनुसार या हल्लाक के अनुसार? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास जो होता वह सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। तो प्रश्न फर्स्ट में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है। क्या है? बाल्यावस्था होती है। तो जो बाल्यावस्था होती क्या 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं? तो हमारा जो बाल्यावस्था होती है वह 6 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। कहाँ से? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, यह किससे रिलेटेड है? तो यह हमारा व्यक्तित्व से रिलेटेड है। किससे? व्यक्तित्व। क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि की, व्यक्तिवृत्त अध्ययन की, उपचारात्मक अध्ययन की, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तित्व विकास होता है इसकी अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो यह जो होता है अधिगम एवं वृद्धि पर निर्भर करती है। यह जो अवस्था होती कौन सी? व्यक्तित्व विकास की अवस्था। तो थर्ड में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4 में है कि विकास की वृद्धि से तात्पर्य क्या? पूछ रहा है विकास की जो वृद्धि होती है उसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि होती, इससे संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती, या आकार और सोच समझ कौशलों में वृद्धि होती है? विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वह हमारा है जिसमें क्या हो? हमारा आकार हो, सोच हो, समझ हो, कौशलों में वृद्धि होती है। किसमें? विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आकार, सोच और समझ कौशलों में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला जो हमारा है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्वता का संबंध है विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है? किसका? परिपक्वता का संबंध। तो इसका जो संबंध होता है इसका होता है किससे? विकास से होता है। तो प्रश्न 5 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। किससे संबंध है परिपक्वता का संबंध? तो विकास से है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 6, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वह क्या शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? तो जो तनाव होता है, क्रोध होता है, यह किस अवस्था में होता है? तो यह हमारा किशोरावस्था में होता है। किस में होगा? किशोरावस्था में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बालक का विकास का परिणाम है। बालक का जो विकास का परिणाम है यह क्या वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है? वंशानुक्रम या वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होता है, आर्थिक कारणों के द्वारा होता है? तो बालक का जो विकास का परिणाम होता है वह हमारा कैसा होगा? वंशानुक्रम होता है और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही होता
है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 7 में कौन सा सी है सही होगा? तो 7 में हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी वर्ष है? 12 वर्ष है। एवं वास्तविक आयु कितनी वर्ष है? 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110 होगा, 100 होगा, 120 या 83 होगा। बताइए, जिसकी मानसिक आयु कितनी हो? 12 वर्ष हो और बुद्धि वास्तविक आयु कितनी हो? 10 वर्ष और बुद्धि लब्धि निकालना है। तो बताइए कितना आएगा? तो सबको पता है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? यहाँ पे हमारी जो मानसिक आयु है वह हमारी हो जाती है कितनी? 12 वर्ष। तो 12 बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है और गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये हमारा बुद्धि लब्धि का फार्मूला है। तो यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 12 में 10 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 आता है। कितना आएगा? 120 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वह स्नायुमंडल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर हम श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन पहला कि अच्छी लिखावट लिखी जाए, लेखन में स्पष्टता हो, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो अगर हम श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि उसकी जो लिखावट हो कैसी हो? अच्छी हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय जो लिखावट होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? तो वह अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस सीरीज में आप सभी लोगों को 30 प्रश्न कराए जाएंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि जो शरीर में आकार में क्या होगी? वृद्धि होती है वह शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा होता है, संवेगात्मक विकास के द्वारा होता है, संज्ञानात्मक विकास के द्वारा होगा या नैतिक विकास के द्वारा होता है। तो शरीर में जो आकार में वृद्धि होती है वह शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा होता है। तो 11 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें है फर्स्ट कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसको प्रभावित करने वाले? मानसिक विकास को। क्या वंशानुक्रम होता है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है या उपरोक्त सभी है? तो इसमें देखो वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का भी वातावरण भी अगर सही है तो इसका भी प्रभाव किस पे? मानसिक पर पड़ता, मानसिक विकास के पर पड़ता है। अगला परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी पड़ेगा। तो तीनों ना करके तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 12 में हमारा कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, क्या वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है, या 11 से 16 वर्ष तक होती है? तो पियाजे ने, पहली बात यहाँ पे एक प्रश्न आ गया कि पियाजे ने किस सिद्धांत का विकास किया, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया। दूसरा, अगर प्रश्न में आया संवेदी क्रियात्मक किससे संबंधित है, तो किससे, पियाजे से संबंधित है। तीसरा, यहाँ पे प्रश्न पूछा ही गया कि अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, तो यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कब तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो तीसरे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें सत्य बताना है। कौन सा बताना है कि चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, देखो इसमें पहला पूछा है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होंगी, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। समतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर 15, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है तो बच्चों का समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को समझाना चाहिए, सही बात है, बच्चों की कमियों का भी पता लगाना चाहिए, बच्चे को समायोजन में क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 15 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है वह कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, या सम्मान का, या ये सभी होने चाहिए? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? शिक्षक एवं विद्यार्थी का जो संबंध है, मध्य संबंध, तो वह कैसा होना चाहिए? तो वह हमारा स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, और सम्मान भी होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो 16 में कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। चलिए बताइए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बताइए बच्चों में नैतिकता की स्थापना कैसे आप करेंगे? सर्वोत्तम मार्ग, सबसे अच्छा जो मार्ग है उसको बताइए। तो चारों में जो हमारा सबसे अच्छा मार्ग होगा वह होगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसके क्षेत्र में? या विकास जो है का विकास था? व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में, और लैटिन स्कूल में। शिक्षा में जो फ्रॉबेल का
फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था वह किसमें था? तो यह किसमें था? किंडरगार्टन की इन्होंने क्या किया था? खोज किया था यहाँ पे, या विकास किया था फ्रॉबेल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 में कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर सी। ये सभी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप सभी लोगों के लिए 30 प्रश्न कराए जाएंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई एक अच्छा अध्यापक है, विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, कैसा? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिताओं की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो 19 में एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति क्या कर सकता है? तो वह एक क्या कर सकता है? तो सहयोग की भावना बना सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। 19 में कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आजीविका कमाना। क्या जो शिक्षक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य है कि वह आजीविका को कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो 20 में हमारा जो सही होगा कि जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है या उद्देश्य होता है वह होता है कि बच्चों को क्या किया जाए? सर्वांगीण विकास किया जाए। तो 20 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इससे एक प्रश्न हमेशा आता है, किसमें? टेट और सी टेट में। चलिए तो जो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब की गई थी? तो 2005 में। या यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ब्लैंक है, निष्क्रिय या सरल है। ये प्रश्न आया हुआ है किसमें? टेट में। किसमें आया हुआ है? तो टेट में आया हुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है कि निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय सरल है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? निष्क्रिय एवं सामाजिक है। कैसा है? निष्क्रिय एवं सामाजिक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, तथा कि विशिष्ट अन्योन्यन क्रिया का परिणाम के विकास में विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे देखिए 22 नंबर पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला 23 नंबर है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई? कौन सी आईटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो आईटी जो है वह हमारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन पहला है 2001, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004 और चौथा जो हमारा ऑप्शन है 2006 है। तो आईटी स्कूल योजना जो है वह हमारा कब शुरू किया गया? तो वह हमारा 2004 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2004 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान
शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 6 से 14 वर्ष। यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों के लिए है, यह मौलिक अधिकार में क्या दिया गया? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वह हमारा क्या 1996 में शुरू किया गया, 1998 में या 2001 में, और लास्ट ऑप्शन जो हमारा है 2003 में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष था वह 2001 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2001 में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हम लोग का है कि स्तरीय गुणवत्ता पर पूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो 25 में हमारा बताना है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष किस वर्ष निकाला गया? क्या 1990 में, 1992 में, 1998 में, और लास्ट ऑप्शन जो है 1996 में। तो बताइए कौन सा सही होगा? क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में है कि राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा सी। कब निकाला गया था? तो 1998। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया? जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया था, यह किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो यह कब लागू किया गया? यह हमारा लागू किया गया, डी ऑप्शन सही होगा। कब? 2009 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, दूसरा है शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए या विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक में लिखावट। तो बताइए 27 में कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो वह हमारा है कौन सा? शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। किस विषय पे वह पढ़ा रहा है इसकी समझ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है 28 नंबर। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 28 नंबर में? तो 28 नंबर में जो होगा वह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 29 नंबर। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते, यदि कुछ छात्रों को माता पिता को बुलाया जाए या अभिभावक को, तो उनके माता पिता या अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन प्रश्न 29 में सही होगा?
तो यदि उनके माता या पिता या अभिभावक नहीं आते हैं तो उनसे जाकर के मिलना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। समूह में या सहभागिता द्वारा जो सीखा जाता है उसमें जो अभ्यासों को क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।